नमस्कार दोस्तों, बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी अंतरा भाग 1 से कविता घर में वापसी। इसके रचयिता हैं धूमिल। इसमें हम व्याख्या, प्रश्नोत्तर और कवि परिचय इन तीनों पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल पर आपको 11वीं, 12वीं और 10वीं क्लास के हिंदी विषय के अनेक वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हम पीडीएफ भी उपलब्ध करवाते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई पैसा नहीं देना होता। यदि आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। सबसे पहले हम कवि परिचय जानते हैं। कवि धूमिल, इनका जन्म वाराणसी के पास खेवली गांव में 9 नवंबर सन 1936 में हुआ था। इनका मूल नाम सुदामा पांडे था। देखिए, बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपने दूसरे नाम से या किसी उपनाम से कविताएं लिखी हैं। जैसे वैद्यनाथ मिश्र थे, उन्होंने नागार्जुन नाम से कविताएं लिखी, यात्री नाम से कविताएं लिखी। ये जो सुदामा पांडे हैं, इन्होंने धूमिल नाम से लिखी है। इनके पिता का नाम शिवनायक पांडे, ये एक मुनीम थे, और इनकी माता का नाम राजवंती देवी था। इनकी पत्नी मूरत देवी थी। जब वे 11 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया और बचपन संघर्षों में बीता, और 12 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। इनकी बाल विवाह हो गया था, और उस समय में कम उम्र में ही ज़्यादातर शादियां हो जाया करती थी। तो पिताजी का देहांत हो गया था 11 वर्ष की उम्र में, तो सारा घर की जो जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर आ पड़ी। इसलिए इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 1953 में हाई स्कूल पास किया। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो स्वाध्याय से ही अपना ज्ञान बढ़ाया। एक लकड़ी की कंपनी में नौकरी करते थे। घर का खर्चा चलाने के लिए मालिक का घमंड और शोषण देखकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। स्वभाव से ये स्पष्टवादी और अक्खर थे, कहने से नहीं चूकते थे। जब भी कोई गलत काम होते देखते या उन्हें लगता कि अब किसी का शोषण हो रहा है तो उस पर एक बेबाकी से बोलते थे। शोषण के विरुद्ध आजीवन बोलते रहे और तमाम मानसिक तनाव झेले, और 10 फरवरी 1975 को उनका निधन हो गया। इन्हें अपनी रचनाओं पर कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी रचना करते तो देखते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं, वैसे तो कविताएं इन्होंने बहुत लिखी हैं, लेकिन अपनी कविताओं के इन्होंने काव्य संग्रह में जोड़ा है। तो काव्य संग्रह जो उनका है पहला है, वह है संसद से सड़क तक। 1972 में ये पूरा हुआ था, प्रकाशित हुआ, और इस रचना पर इन्हें मुक्ति बोध पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे, ये 1977 में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, और इस संग्रह पर 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ये इनकी मृत्यु के बाद मिला था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी इनका काव्य संग्रह है, और ये 1983 में प्रकाशित हुआ था। अब आते हैं घर में वापसी इस कविता के शब्दार्थों पर। इसके बाद हम इसके संदर्भ प्रसंग जानेंगे, उसके बाद हम व्याख्या जानेंगे। पड़ाव का अर्थ होता है फेज या चरण। लोहसाय होता है लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी, जिसमें जो लोहार है वो भट्टी में उन औजारों को गर्म करता है, जिससे बाद में पीट करके उनको आकार में ढाला जाता है। शलाख है या सलाख है, ये लोहे की छड़ होती है। दीवट, दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान होता है। भुन्नासी यानी जटिल, कठिन। अब इस कविता का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत कविता घर में वापसी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से अवतरित है। ये जो कविता है घर में वापसी इसका नाम है, और ये पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि धूमिल है। तो इस तरह से इसका संदर्भ बनेगा। इसके प्रसंग में हम वो चीजें लिख सकते हैं जिस पर आधारित यह कविता है। अब इसकी कोई एक कहानी तो है नहीं कि किसी कहानी का हमने पीछे से प्रसंग ले लिया। ये एक बिल्कुल नए विचार वाली कविता है, जिसमें एक गरीब परिवार की जो संघर्षरत जो जीवन है, उनकी जो जीवन शैली है, उसको चित्रित किया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण वो किस तरह से अपने परिवार से दूर हो जाते हैं।
एक दूसरे में अनबन हो जाती है, बोलते तक नहीं है। तो इसका प्रसंग इस तरह से आएगा, कभी गरीबी के कारण परिवार में आपसी रिश्तों को बनाए रखने में बड़ी समस्या होती है। खून के रिश्तों को निभाने के लिए आपसी संवाद भी नहीं कर पाते। घर के सदस्य ही बोझ लगने लगते हैं। गरीबी के इस पारिवारिक संघर्ष को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आइए कविता पर आते हैं। हमने 3-3, 4-4, 5-5 पंक्तियों की व्याख्या की है, और पहले हम यहाँ इनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या के साथ साथ हम इसकी प्रासंगिकता भी देखेंगे, और पूरी कविता की व्याख्या होने के बाद में फिर हम इस कविता की एक व्याख्या का सरलार्थ भी आपको देंगे। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, पाठ हम शुरू कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो अगला वीडियो है वो आपको समय पर मिल जाए। अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी व्याख्या। तो कविता का नाम है घर में वापसी। घर में वापसी, देखो जैसे शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा कि घर में वापसी हो सकती है क्या, यानी घर में वापसी तो उसी को होगी जो घर से पहले निकाल दिया गया हो। तो जब परिवार में जब बेटे की शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो जो माता पिता हैं वो बुजुर्ग होने लगते हैं। तो उस समय में दरारें आ जाती हैं और माता पिता को दूर कर दिया जाता है। तो कवि को ये चीज़ बड़ी विडंबना लगी कि एक तो परिवार वैसे ही गरीब है, चाहे अमीर है, उनमें भी ऐसा होता है कि जो माता पिता हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब उनका समय आता है कि वो उनको अपने बेटे का सहारा चाहिए, तब उन्हें वो अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें। अब देखो 5 जोड़ी आंखें, अब 5 जोड़ी आंखें किन की होती हैं? 5 आदमियों की होंगी, 5 व्यक्तियों की होंगी। अब यहाँ आदमी नहीं कहते, सदस्य नहीं कहते, वो 5 जोड़ी आंखें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो केवल आंखें हैं, एक दूसरे को देखती हैं, देख करके काम चला लेते हैं कि हाँ ये हमारे घर का सदस्य है, बाकी बोलते किसी से नहीं है। उनके जो माँ बाप हैं वो अलग रहते हैं और वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। और कवि जिक्र किसका कर रहे हैं? एक गरीब परिवार का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बहुत आर्थिक तंगी है, गरीबी है, ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, माँ की हालत कैसी है कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही, कौन से पड़ाव से पहले? यानी कि जो उनका अंतिम समय है। पड़ाव का मतलब क्या है यहाँ? अंतिम समय, यानी कि वो हो सकता है दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने मर जाए, यानी कि उन पता नहीं कब उनका अंतिम समय आ जाए। तो आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पंचर पहिए देखो नए तरह के प्रतीक हैं, ये नए प्रयोग हैं। बिल्कुल जैसे प्रयोगवादी कविताओं में नए नए प्रयोग हो रहे थे, उसी तरह के साठोत्तरी कविता में भी कवि ने प्रयोग किए हैं। प्रतीकात्मक है और लाक्षणिक है कि 2 पंचर पहिए हैं, क्योंकि 2 आंखें हैं। पंचर का मतलब जिनमें से हवा निकल जाती है, ऐसा पहिया। अब हवा निकल जाती है तो पहिए से चला नहीं जाएगा। तो आंखें भी पंचर हैं, अर्थात वो आंखों से अंधी हो चुकी हैं। तो जो माता है वो अंधी हो चुकी हैं और अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही हैं, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब आगे कभी क्या कहते हैं, अब वो पिता के बारे में बताते हैं कि पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं। लोह साय, लोह साय होता है जिस भट्टी में लोहे को गर्म किया जाता है उसका आकार बदलने के लिए, उससे कोई नई चीज बनाने के लिए। तो जो पिता की आंखें वो कैसी हैं? ठंडी सलाखें, ठंडी हो चुकी हैं, यानी कि ऐसी सलाखें जिनको अब पीटना या उनसे कोई दूसरा काम लेना मुश्किल है। तो जो पिता की आंखें कहने का क्या मतलब है? यानी कि पिताजी जो है उनका जो शरीर है वो शिथिल हो चुका है, ढीला हो चुका है, बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए वो कुछ अब कमा नहीं सकते। तो ठंडी सलाखें, वो बुजुर्ग हो चुके हैं और अब उनसे कमाई नहीं होती है। तो यहाँ देखो माता को आखिरी पड़ाव कहा है, पिता को लोहे की जो आंखें हैं उनको लोहे साई की ठंडी सलाखें कहा है। ऐसा क्यों कहा कवि ने? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि ये दोनों जो हैं, माता और पिता, वो दोनों जो हैं अब घर में बोझ लगने लगे हैं, क्योंकि माता अंधी हो चुकी है, पिताजी अब बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो कमाते नहीं हैं। तो दोनों को ही खर्चा देना पड़ता है। अब जब गरीब घर में अपने लिए खर्चा नहीं तो माता पिता को खर्चा कहाँ से देंगे वो? अब लोगों की ये सोच हो जाती है।
बेटे बेटी का तो पालन पोषण करने में जी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही सास ससुर होते हैं तो हम घर से अलग करने की सोचते हैं। तो यहाँ कवि ने इस विडंबना को उठाया है कि घर में एक दीवार खींच ली है, भले ही 2 ही कमरे हैं चाहे एक कमरा है, एक तरफ बुजुर्ग रहते हैं, एक तरफ खुद रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं है और सबको पता है कि दोनों की क्या हालत है। तो कवि कहते हैं कि बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। अब देखो यहाँ पर बेटी को क्या बताया, जलते घी के 2 दिए, एक वो उजाला फैलाने वाले हैं, उनके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ का और यहाँ के दोनों का अंतर देखिए कि पिता का और माता का जब चित्रण होता है तो उनका शिथिल चित्रण होता है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उन्हें मतलब अपने से दूर रखा जा रहा है। लेकिन उम्मीद कहाँ देखी जा रही है, जलते घी के दियों में। और कौन है वे, उनकी बेटी। उनको अपनी बेटी इतनी अच्छी लगती है कि वो उनको आशा का प्रतीक नजर आती है, भविष्य नजर आती है। लेकिन जो माता पिता हैं वो कैसे नजर आते हैं कि वो किसी काम के नहीं। तो लेखक ने जो कवि हैं उन्होंने इस विडंबना को बड़ी मार्मिकता के साथ उभारा है, बड़ा दर्द भरा है इस कविता में बुजुर्गों के लिए। अब आगे क्या कहते हैं कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। अब पत्नी का जिक्र आता है कि जो पत्नी की आंखें हैं वो आंखें नहीं है, क्या हैं, वो हाथ हैं जो मेरी मदद करते हैं। अब यहाँ आंखें कहने का क्या मतलब है। अब देखो पहले भी कवि ने क्या कहा कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। उन्होंने सदस्य नहीं कहा, 5 जोड़ी आंखें कहा, क्योंकि वो आंखों से देखते हैं, बात नहीं करते। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की आंखें, तो दरअसल आंखें कहने का मतलब है उनकी पत्नी से ही है कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे हाथ है जो मुझे सहारा देती है, जब भी मुझे जरूरत होती है मेरी मदद करती है, जीवन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि वो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। अब कवि कहते हैं कि वो जो गरीब परिवार है उसमें क्या हालत है कि वैसे हम स्वजन हैं, स्वजन का मतलब अपने हैं, परिवार के हैं और करीब भी हैं, लेकिन बीच की दीवार के दोनों ओर, कहाँ है, बीच की दीवार, जैसे 2 घर बने हुए हैं और इनके बीच में दीवार है। और दीवार किसकी है, ये गरीबी की दीवार है, निर्धनता की दीवार है, जिसके कारण ये इसका खर्चा नहीं उठा पाते और उनको दूर रहना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि वैसे तो ये अपने ही हैं, करीब भी हैं, लेकिन क्या है, बीच में एक दीवार है। क्यों है दीवार, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, पेशेवर गरीब हैं, खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो एक दूसरे का बोझ कैसे उठाए। तो यहाँ देखो जो साठोत्तरी कविता है, जो आजादी के बाद की कविता है, उसमें कवि ने कि गरीबी के कारण, यानी आजादी में जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे कि गरीबी मिटेगी, सबके घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन नहीं चला। गरीबी के कारण लोगों को अपने अपनों को अलग करना पड़ रहा, अपने रिश्तों को भुलाना पड़ रहा है। तो यहाँ राजनीति पर भी व्यंग है कि आजादी के बाद भी इतनी तंगी है, इतने गरीब हैं लोग कि वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है। क्यों नहीं खुलते, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते। कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है। खुलने का आशय क्या है, यहाँ खुलने का आशय है कि हम माने तो हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं कि हाँ आप हमारे रिश्तेदार हैं। जब भी उनसे बात करने की जरूरत पड़ती है, उनसे संवाद करने की जरूरत पड़ती है, तो हम नजरें चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर संवादहीनता है, वो बातचीत नहीं करते, गरीबी है, आर्थिक तंगी है। रिश्ते बढ़ाएंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के लिए खर्चा करना पड़ेगा, रिश्ते निभाने पड़ेंगे। और रिश्ते निभाए किससे जाते हैं, खर्चे से, खर्चा होता है, पैसा खर्च होता है। तो कहते हैं कि हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, कि अब हमारे खून में इतना लोहा भी नहीं है जिससे कि क्या करें, वो इस भाषा के भुन्नासी ताले को खुलवा लें। यानी कि जो एक भुन्नासी, जो एक जटिल ताला है भाषा का, कि वो भाषा
का जो ताला वो खुल नहीं रहा कि वो आखिर वो किस तरह के शब्द एक दूसरे के लिए निकले उसमें से। ऐसे में ताली बनवा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे खून में वो लोहा नहीं है। खून में लोहा होने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे अंदर वो अब भाव नहीं है, वो मनिच्छा नहीं है, वो रिश्तेदारी का भाव, वो परिवार का भाव नहीं रहा, या जो हम कहें उसे परिवार की भावना वो नहीं रही, जिससे कि हम उस संवादहीनता को तोड़ दें। आगे कवि कहते हैं कि रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, यह प्यारी माँ है, यह है मेरी बेटी। और देखो, घर में वापसी जो कविता का शीर्षक है, वापसी, अब वो इसको यहां निचोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि रिश्तों को सोचते हुए ये सोच लें कि ये हमारे रिश्ते हैं, माँ है, पिता है, दादी है, दादा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, और आपस में प्यार से बोलते, क्या बोलते कि ये पिता है। कितना अच्छा लगता है बड़े बुजुर्गों को जब कहा जाए कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी प्यारी सी माँ है और ये मेरी बेटी है। जब हम सब मिलकर के एक परिवार में बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितने अच्छे रिश्ते निभाए जाएंगे। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हम सफर है। और पत्नी के लिए क्या कहते हैं कि उसको थोड़ा सा अलग तवज्जो दे देते हैं, उसको सम्मान दे देते हैं। क्या? कि तू मेरी हम सफर है। हम सफर का मतलब जिंदगी भर मेरा साथ निभाने वाली है। बेटी अपने घर चली जाएगी, बेटा अपना काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा, माता पिता भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग होकर के परलोक से धार जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर तू मेरा साथ देगी। तो पत्नी को उन्होंने हम सफर कहा है कि हम थोड़ा जोखिम उठाते। क्या जोखिम उठाते? कि दीवार पर हाथ रखते और कहते ये है मेरा घर। और अपनी पत्नी को समझाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, या सास ससुर से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, वो महिला के कारण होती है। सास भी महिला होती है और बहू भी महिला होती है, और दोनों में ही नहीं बनती है। यहाँ तो कवि ने जो बनाया है वो क्या बताया है कारण उसका? जो कारण है वो क्या बताया है? गरीबी बताया है। वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा जोखिम उठा लेते। क्या उठाते? कि दीवार पर हाथ रखते। कौन सी दीवार पर? जो हम दोनों के बीच में खिंची हुई है, माता पिता के बीच में और खुद के बीच में, कि यह मेरा घर है। कहते कि ये मेरा घर है। मेरा घर कहने का मतलब है कि इस घर में मेरे माता पिता भी शामिल हैं। केवल हम दो पति पत्नी और बच्चे ही शामिल नहीं है, ये हमारे माता पिता भी शामिल हैं, और तभी कहा जाएगा कि हाँ, ये हमारा घर है। अब आते हैं हम इसके सरलार्थ की तरफ। कविता की व्याख्या है, इसको हमने एक सरलार्थ दे दिया है। आप इसको यहां से बिल्कुल एकदम से सीधे पढ़ करके याद रख सकते हैं, अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। कवि धूमिल एक गरीब परिवार में गरीबी के कारण उपजी दूरियों का मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात 5 व्यक्ति हैं। माताजी बूढ़ी हो गई हैं, उनकी आंखें पंचर पहियों के समान हैं, अर्थात वे अंधी हो चुकी हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, अर्थात अंतिम समय नजदीक है, पता नहीं कब चल बसे। पिता की आंखें लोहार की बुझी हुई लोहे साई की तरह ठंडी हो चुकी हैं, अर्थात उनका शरीर अब शिथिल हो चुका है, अब उनमें कमाने की शक्ति नहीं है। बेटी की आंखें मंदिर के दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, अर्थात उनमें रोशनी दिखाने या और हमें जीने की इच्छा भरने वाली आशा भरी है। बेटी बहुत प्यारी लगती है। कवि यहाँ अपनी पत्नी को अपने जीवन का सहारा बताते हुए कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की आंखें केवल आंखें नहीं हैं जो केवल देखती हैं, वे हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, अर्थात मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि इस जीवन में साथ देने के लिए कोई तुम्हारे साथ है। कवि कहते हैं कि वैसे तो हम स्वजन अर्थात अपने हैं, लेकिन माता पिता और हमारे बीच एक दीवार है, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कहने का आशय है कि गरीबी के कारण माता पिता से अलग रहते हैं, गरीबी से उपजी लाचारी के कारण संवादहीनता ये मुख्य है। संवादहीनता हो गई है, कोई किसी से बोलता नहीं। रिश्ते अब केवल नाम के लिए हैं। कवि नई शब्द योजना का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हमारे खून में इतना भी
अपनापन रूपी लोहा नहीं बचा है। कैसा लोहा? अपनापन रूपी लोहा, कि अपने अंदर पनपे संवादहीनता के ताले को खोल सकें, अर्थात एक दूसरे से बात कर सकें, रिश्तों की फिक्र करते हुए आपस में प्यार से बोलें, सभी रिश्तों को सम्मान दें, ये कहें कि ये हमारे पिता हैं और ये मेरी प्यारी माँ है और ये मेरी बेटी। कहने का आशय है कि हम सबको एक परिवार का कह पाए, पत्नी को थोड़ा अलग समझें और कहें कि तुम मेरी हमसफर हो, जिंदगी के मार्ग में मेरा साथ निभाएगी। हम दोनों मिलकर थोड़ा जोखिम ही उठाकर हमको अलग करने वाली दीवार पर हाथ रखकर ये कहें कि ये हमारा घर है जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं। तो कवि किसको घर में शामिल करना चाहते हैं? सबको घर में शामिल करना चाहते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं। अब इस कविता के काव्य सौंदर्य पर आते हैं। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, दूसरा कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में इसके भाव और संदेश प्रेरणा से संबंधित हमें बात बतानी होती है। तो कविता जो है वो साठोत्तरी कविता है और यह कविता आज के पारिवारिक जीवन की विडंबना को मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। पैसे के कारण परिवार के विघटन का सटीक चित्रण है कि आर्थिक तंगी के चलते परिवार विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कवि समस्या के साथ साथ परिवार में रिश्तों को निभाने के लिए संवाद को बनाए रखने और माता पिता का सहारा बनने की प्रेरणा देते हैं। अब कला पक्ष पर आते हैं। कला पक्ष में क्या है? भाषा के सौंदर्य से संबंधित हमें बातें बतानी है, बिंदु बताने हैं कि खड़ी बोली है, भाषा सरल और सहज है, भाषा में चित्रात्मकता है, शैली व्यंग्यपूर्ण है और चुटीली है, मुक्तक छंद की रचना है, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, भाषा का भुन्ना सी जो ताला है वो, और दो पंचर पहिए, लोह साय की ठंडी सलाखें, दीवट के दिए। इस तरह से कवि ने प्रतीकात्मक और लाक्षणिकता का समावेश करके कविता के भावों को सशक्त बना दिया है। पंचर पहिए, लोह साय की सलाखें, भुन्ना सी ताला आदि नए प्रयोग हैं। कविता में इस तरह के प्रयोग कम मिलते हैं। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों को हल करने के लिए इस कविता की आपको भाव और व्याख्या को समझना जरूरी है। जब आप इसके भावों को समझ जाएंगे तो इसके प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है? उत्तर होगा इसका, कवि साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी भाषा में नए प्रयोग हैं, व्यंग्य करने की नई शैली है। गरीबी के कारण बिखरे परिवार की व्यथा को चित्रित करने के लिए उन्होंने 5 जोड़ी आंखें शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उस परिवार में 5 व्यक्ति हैं, उनमें केवल आंखों से ही बातें होती हैं। एक दूसरे की स्थिति को केवल नजरों से समझते हैं, उनमें संवादहीनता है, एक दूसरे से बोलते नहीं है। इसलिए कवि ने उन्हें 5 सदस्य नहीं बल्कि 5 जोड़ी आंखें कहा है। अगला प्रश्न, आप इस प्रश्न में अपने भाव भी मिला सकते हैं। आपको इस कविता के जो भाव है, जो प्रतिपाद्य है, उससे संबंधित बातें इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं। पत्नी की आंखें, आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, से कवि का क्या अभिप्राय है? व्याख्या बताते समय भी हमने आपको इसको समझाया था। यहां इसका उत्तर किस तरह से लिखना वो आप देख लें। पत्नी की आंखों को हाथ कहने का कवि का आशय है कि पत्नी से ही उसे सहारा मिलता है, पत्नी उसे संघर्ष के समय में हिम्मत देती है, साहस देती है, उसे जीवन जीने की उम्मीद देती है और हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है। जिस तरह से हाथ किसी असहाय को सहारा देते हैं, ठीक उसी तरह से उसकी पत्नी उसे सहारा देती है। कवि ने सदस्यों को आंखें कहा है, इसलिए यहां भी पत्नी की आंखों से तात्पर्य पत्नी से ही है। नंबर 3, वैसे हम स्वजन हैं। वैसे हम स्वजन हैं क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, से कवि का क्या आशय है?
अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? तो देखो, यहाँ अमीरी और गरीबी इन दोनों का जिक्र है कि क्या गरीब हैं तभी वो स्वजन है और करीब है? क्या गरीबी के कारण वो अलग नहीं होते हैं? या अमीर जब हो जाते हैं तो क्या उनमें ऐसा प्रेम भाव मिलता है या नहीं मिलता है? उस पर आपको बताना है। इसमें आप अपने आसपास के अनुभवों से भी उत्तर लिख सकते हैं। कभी कभी यह पंक्ति बहुत ही कवि ने ये जो पंक्ति है बहुत ही अनुभव से कही है। ये कभी नहीं है, ये थोड़ा मिस हो गया है, गलत टाइप हो गया है। क्योंकि जहाँ पैसे की कमी होती है अर्थात गरीबी होती है, वहाँ रिश्तों में आर्थिक तंगी के कारण दूरियां तो बनती हैं, लेकिन फिर भी उनमें अपनापन होता है। एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी होती है। लेकिन जब अधिक अमीर हो जाते हैं तो कमाई के चक्कर में रिश्तों को भूल जाते हैं, आना जाना खत्म हो जाता है और पैसे के घमंड के कारण रिश्तों को सम्मान भी नहीं देते हैं। लेकिन बहुत से अमीर लोग अच्छे भी हैं जो अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को सम्मान भी देते हैं और उनके करीबी होते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, गरीब और अमीर दोनों में दोनों ही तरह की स्थितियां मिल जाती हैं। बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन फिर भी आज संयुक्त रूप से रहते हैं और सब में बहुत ही मेल प्रेम है, प्रेम भाव है। नंबर 4, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? अब ऐसी कौन सी व्यवस्था उजागर की है? वो कौन सी व्यवस्था है? आर्थिक तंगी की है, संवादहीनता की। कवि धूमिल ने रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था बताई है, जिसमें परिवार में आपसी संवादहीनता अर्थात ना बोलने के संकोच के कारण एक दूसरे के सुख दुख में हाथ नहीं बटा पाते हैं, एक दूसरे को सहारा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण पास होते हुए भी वो दूर रहते हैं। तो उसमें गरीबी और संवादहीनता दोनों ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें दो है, का और खा। का, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के दो पंचर पहिए हैं। दो पंचर पहिए हैं, इसकी व्याख्या तो हमने आपको बताई दी थी। इसके भी काव्य सुंदर के दो पक्ष होंगे, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में वही आपको इसका भाव व्याख्या करनी है, संदेश बताना है या इसका जो प्रतिपाद्य है वो बताना है। कला पक्ष में भाषा से संबंधित विशेषताएं बतानी है। कवि ने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से माँ की आंखों को दो पंचर पहिए कहा है, अर्थात वह माता को अंधा बताते हैं। आखिरी पड़ाव कहने का आशय जीवन के अंतिम समय से। कला पक्ष क्या होगा? खड़ी बोली भाषा में लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, इसके माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति की है। आखिरी पड़ाव और दो पंचर पहिए नए तरह के प्रयोग हैं। अब इसमें पड़ाव से पहले यहाँ पावर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है और भाषा बिल्कुल सरल है और सहज है। ख, पिता की आंखें लोह साय की ठंडी सलाखें हैं। इसका भाव पक्ष, कवि ने पिता की आंखों को लौह साय की, ये गलत प्रिंट हो गया है, लौह साय की ठंडी सलाखें बताया है। कहने का आशय पिता अब कमाई करने के योग्य नहीं रहे, उनका शरीर शिथिल हो चुका है। इस तरह लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से उनके शरीर के क्षीण होने के का अनोखे ढंग से वर्णन किया गया है। ये क्षीण शब्द है, यानी क्षीण माने कमजोर। कला पक्ष, खड़ी बोली में लक्षणात्मकता है, प्रतीकात्मकता के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। लोह साय की ठंडी सलाखें, इस नए उपमान का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज और सरल है। अगला प्रश्न योग्यता और विस्तार से है। प्रश्न नंबर 1, घर में रहने वालों से ही घर घर कहलाता है। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन रिश्तों को ना खोल पाना कैसी व्यवस्था है? अपनी राय रखिए। देखो, मैं एक बात आपको बता दूं कि घर इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो आपको कहीं दुनिया में दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। आपका घर छोटा है,
उसमें गरीबी है, तंगी है, चाहे वो अमीर है, उस घर जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। घर एक ऐसी जगह है, आप दुनिया में कहीं भी पहुंच जाइए, कितनी ही बड़ी इमारत बना लीजिए, कितना ही बड़ा व्यवसाय कर लीजिए, आप वहां और मकान बना लीजिए, लेकिन जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जहां आपका बचपन बीता है, वहां आपका लौट कर आने का मन जरूर करेगा, जहां आपके माता पिता रहते हैं। तो वो घर होता है जहां हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जहां हम कहीं भी हैं दुनिया में, वहां से एक बार लौट कर आने का मन अवश्य करता है। वो घर होता है। और वो घर क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे अपने होते हैं, इसलिए वो घर होता है। नहीं, दूसरे तो हमें दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं। तो यह ना खोल पाना कैसी व्यवस्था है, इस पर आपको अपनी राय लिखनी है। आप स्वेच्छा से इसका उत्तर बना सकते हैं। एक आदर्श उत्तर मैंने यहाँ रख दिया है, इसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। घर में रहने वालों से ही घर घर बनता है, अन्यथा वह पत्थर का बना हुआ एक मकान है। जब तक परिवार में आपसी प्रेम भाव, मेलजोल और संवाद नहीं होता, तब तक एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं हो पाते। आर्थिक तंगी के कारण रिश्तों को निभा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे का खर्चा बोझ लगने लगता है तो परिवार का हर सदस्य यह सोचता है कि वह दूसरे के हिस्से का बोझ क्यों उठाए। इसलिए एक दूसरे में दूरियां बनती चली जाती हैं। पारिवारिक रिश्ते खून के रिश्ते हैं, फिर भी उन रिश्तों को आर्थिक तंगी के कारण खोल पाना संभव नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 2, आप अपने पारिवारिक रिश्तों संबंधों के बारे में एक निबंध लिखिए। अब इसमें आपको अपने विचार से अपनी स्थिति के बारे में लिखना है कि आपके घर में, आपके परिवार में जो संबंध हैं, वो रिश्ते हैं, वो कैसे हैं। आपके माता पिता आपस में कैसे रहते हैं, आपके दादी दादा आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं तो क्यों नहीं रहते, आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, सब जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ आप लोगों के संबंध कैसे हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न भी ऐसा ही है लगभग। यह मेरा घर है के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आपका अपना घर है। यानी कि आप अपने घर को कैसे साबित करोगे कि ये मेरा घर है। और ऐसा तो नहीं आप कागज दिखा दें कि हाँ ये मेरा घर है। कागज दिखाने का मतलब नहीं है यहाँ। यहाँ कहने का मतलब है कि क्या वास्तव में आपका घर घर है, जिसमें सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं, आपके दादा दादी और आपके माता पिता सब मिलकर के रहते हैं। तो उत्तर देखिए, मेरा अपना घर है कहने का आशय है कि घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब में आपसी प्रेम भाव है। मेरे घर में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची सब संयुक्त रूप से मिल करके रहते हैं। उन सबके बीच में खूब प्यार प्रेम है। सब एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे के खर्चे का बोझ उठाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के कार्य में मदद करते हैं, सबके सुख दुख में साथ देते हैं, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इन आधारों पर मैं कह सकता हूं कि यह मेरा घर है। यानी कि आपके घर में सबके प्रति सम्मान है, प्रेम भाव है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल कि हाँ ये मेरा आपका घर है। फिर विद्यार्थियों, आप इस वीडियो का लिंक अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।